वेलकम माय फ्रेंड्स। मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सरकारी टॉक न्यूज़ में। आज से मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ शुरू करने जा रहा हूं, जो कि सभी लोगों के लिए जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो पहले तो हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। उनमें कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे डेफिनेशंस हैं कुछ, तो उनको पहले जान लेते हैं। पहला हमारा आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये दोस्तों हमारे रोज़ी डेली में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। इन्हें अक्सर कर ये तो हाई स्कूल की परीक्षा में ज़्यादा पूछ लिया जाता है। जैसे वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो चलते हैं। वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होती हैं, जो 1 से लेकर अनंत तक, यानी उनकी आगे तक कोई वो नहीं होती, स्टॉप नहीं होता, आगे तक चलती चली जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें एन से डिनोट करते हैं, यानी एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मित्रों। दूसरी क्या आती है? हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को और शामिल कर लें, यानी 1 से पहले हम शून्य को और ले लें, तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे मैंने समझाया, दिखाया हुआ है कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, यानी ये भी अनंत तक चली जाए, तो ये क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर। जैसे पूर्ण संख्याओं में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लें और तो वह क्या बन जाती है? वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे कि 0 से पहले हमने -1 लिया, -2 लिया, -3 लिया, -4 लिया, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक चले गए। और 0 के बाद हम गए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गए। तो यह हमारी क्या हो गई? पूर्णांक संख्याएं होंगी, इंटीजर नंबर हो गए। अब इनमें भी दो परिभाषा और बनती हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो 0 से पहले की जो नंबर होते हैं वो सब क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। और 0 के बाद के जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको जरा याद कर रखिएगा। अब चलते हैं अगली तरफ। अगला क्या कहता है? अगली आती है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? परमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। क्या होता है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है वो हमारी क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। जहाँ जो P होता है, P और Q होते हैं, वो एक पूर्णांक होते हैं। जैसे कि ये अभी हमने बताया, जब 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, यही होते हैं। ये माइनस में भी आ सकते हैं, इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पर? पूर्णांक लिया है। तथा Q जो है ये क्या हो सकता है? बराबर, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं वो परमेय संख्या नहीं होगी, क्यों? फिर वो P/Q के रूप में नहीं बटेगी। परमेय संख्या क्या कहलाती है? जैसे 3/4 है, 7/5 है, 3 भी है। अब 3 कहोगे आप, 3 कैसे है? 3 के नीचे अगर हम 1 रखें तो ये P/Q के रूप में बनेगी। अब ये हमारी क्या होगी? परमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी, वगैरह डॉट 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 आगे चलती चली जाएंगी। अब आता है दोस्तों हमारा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? अपरमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वे क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर √3 ले लिया हमने, √2 ले लिया, पाई ले लिया हमने। पाई का अब बोलोगे आप, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पाई का मान होता है 22/7, 22/7 होता है। 22/7 तो एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, 22/7 जो होगी वो एक परमेय संख्या होगी,
लेकिन किंतु पाई परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि पाई का मान एग्जैक्ट मान नहीं आता, 3.14 करके आता है, तो इसलिए यह नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है हमारा दोस्तों? अगला स्टेप है हमारी वास्तविक संख्या। अब परिभाषा आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह जो होता है, समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं हम जो है। ठीक है दोस्तों, जो परमेय और अपरिमेय होती हैं, जैसे P/Q और P/Q के रूप में ना हो, वो सब क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये तो थी कुछ डेफिनेशंस जिनसे जो इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा रोल निभाती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। अब आते हैं इसमें एक दो थ्योरी दे रखी होती हैं, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो प्रमेय दे रखी हैं, इनके ऊपर सवाल बनते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। पहली है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय का इसमें जो प्रमेय का शब्द है, ये जो प्रमेय का शब्द है, इसका क्या रोल है ये देखते हैं। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हमें दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कैसे क्या होता है। जैसे हमने दो नंबर मान लिए, एक 21 और एक 5, 21 और 5 हमने दो नंबर ले लिए, जिसमें 21 जो है बड़ा है 5 से। ठीक है दोस्तों, अब हम ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे एक फॉर्मूला लिख लेगा। तो ये क्या होता है, अब क्या करेंगे हम, इसमें जो छोटा नंबर है उसको हम बड़े में डिवाइड करेंगे। तो 5 का हमने 21 में डिवाइड किया, तो क्या होना, 5 का 20, रिमाइंडर हमारा क्या, 1 बचा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये इसको कैसे, इस नंबर को कैसे लगा लें, ये तो होगी हमारी प्रमेय का। ठीक है दोस्तों, जो हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी है। अब ये हो गया दूसरा कथन, जिसके लिए हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए हमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो 5 का 20 प्लस 1 हो गया ना 21, बराबर इक्वल टू हो गया ना। जहाँ जो 1 जो है ये हमारा, ये 0 से बड़ा हो गया और 5 से छोटा हो गया, यानी जब डिवाइडर से छोटा होगा रिमाइंडर तभी तो होगा, अगर डिवाइडर से बड़ा होगा तो हमें फिर एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा उसमें, इसीलिए यह लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सेम ईयर जैसे ही हमने लेटर्स में मान लिया, इससे फॉर्मूला निकालने के लिए ए और बी हमने दो नंबर मान लीजिए, वास्तविक रियल नंबर मान लिए हमने। ठीक है दोस्तों, इसमें बी जो है छोटा है ए से, तो बी का डिवाइड करेंगे हम ए में, कितनी बार गया, क्यू बार, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, आर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ए निकाल लीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस आर, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहाँ कॉमा लगा के 0 से बड़ा होगा आर और बराबर होगा, और आर जो छोटा होगा बी से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद, सवाल को सॉल्व करने के बाद आपको क्या लिखना है, थोड़ी सी ये थ्योरी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यानी यूनिक अलग ही तरीका की पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है, जो क्यू तथा आर विद्यमान है इसमें। ठीक है, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से छोटी या बराबर है और आर बी से छोटा है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी थ्योरी आपको हर सवाल के बाद लिखनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरी प्रमेय है जो हमारी, उस तरफ चलते हैं। दूसरी हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जैसे सीरीज के रूप में यह काम करती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। इसका प्रयोग हम दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा यानी HCF निकालने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए, जैसे हमने C और D एक दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए, जिसमें C जो क्या है, बड़ा है D से। अब इनमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से एक HCF लेना है, HCF ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, फर्स्ट चरण में चलेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में। तो पहला चरण क्या कहता है, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। इसमें हमें क्या करना है, जो अभी हम पीछे सीख के आए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे, Q और R का पता करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो अभी मैं आपको समझा चुका हूँ।
सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बड़ा होगा बराबर होगा 0 के और आर छोटा होगा डी से। ठीक है दोस्तों, पहला चरण तो हम ये करेंगे। दूसरे चरण में क्या करेंगे? दूसरे चरण में हम यह करेंगे, यदि आर बराबर 0 हो तो डी पूर्णांकों सी और डी का एचसीएफ होगा। यदि आर बराबर हमारा 0 आ जाता है तो जो हमारा डी होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे वही जो हमने पूर्णांक माने थे सी और डी, उसका एचसीएफ होगा। क्या होगा? डी। यदि आर बराबर 0 बराबर नहीं है तो डी और सी के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक बार और प्रयोग करेंगे। अगर आर बराबर 0 का नहीं आता है तो हम एक बार और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। हम जब तक करेंगे जब तक वह 0 ना आ जाए। तीसरा चरण हमारा यही कहता है, हम जब तक इसका प्रयोग करेंगे जब तक हमारा आर बराबर 0 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तभी हमारा एचसीएफ निकलेगा। और जब हमारा आर बराबर 0 आ जाएगा, जैसे आर बराबर 0 आ जाएगा तो जो हमारा डी होगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में कराऊंगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।